मैं शाम से ही नाहिद के बारे में सोच रहा था, मगर किसी फैसले पर पहुंचने से कासिर था। इसने मेरी सारी कोशिशों के बावजूद कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाली थी जिससे मुझे एहसास हो कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। वो अपनायत, वो मानी खेज बातें, वो अंदाजे दिलरुबाई। इसलिए भी हो सकता था कि वो मुझे सिर्फ एक सहारा समझती हो, एक दोस्त जिसके सहारे वो जी सके। हो सकता था, मगर गालिब इम्कान यही था कि इसके दिल में अब भी राहील झंडा गाड़े बैठा हो। सांस का चक्कर मुकम्मल करके मैं ध्यान में चला गया। मैं इस वक्त कमल आसन में था। इस आसन की खास बात यह है कि इस ध्यान में ज्ञानी अपनी रूह, अपने नफ्स यानी हमजाद, अपने दिलो दिमाग से बजरिया मुख्तलिफ इज्साम लतीफ़ी अपनी हालत बयान करता है और इनके हालात ख्यालात से बाखबर होता है। पहले मुझे कच्ची मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू आई। ये इस बात की निशानी थी कि लाशाऊर शऊर पर गालिब आ रहा है और रूह लतीफ़ हो रही है। आंखों के आगे बदस्तूर अंधेरा छाया था, मगर इस स्याही में हयूले नजर आ रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीखी छुटने लगी। जब मंजर में तमाम रंग भर दिए गए तो वक्त ने अपनी चालें रोक दी। अब शतरंज पर सिर्फ मैं खेल रहा था। अंदर की दुनिया में वक्त का गुजर नहीं होता। दरबार लगा हुआ था। पूछ गूछ से पता चला कि राजा इंद्र का दरबार है। मेरा सामना अपने नफ्स से हो गया। मुद्दत हुई इस राजा ने दिल पर अपने लश्कर दौड़ा दिए थे। अब वहां राजा का दरबार लगा करता था, जहां कभी तितलियों का, जुगनुओं का और कुछ मासूम ख्वाहिशात का शहर बसता था। आमिर शहजाद हाजिर हो, मनादी हुई। मैं खाइफ सा उलझा हुआ इसके सामने कवरनिश बजा लाया। मैं राजा से हमेशा उखड़ा उखड़ा ही रहा। मेरे नज़दीक रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर राजा ही था, मगर क्या करता, मजबूर था। दिल से जितने भी फैसले सादर होते थे, इन पर राजा की मोहर लगी होती थी। रियाया ताकतवर हो या कमजोर, आखिर रियाया होती है। यह क्या पाखंड मचा रखा है। आज राजा बहुत गजबनाक था। पाखंड? कैसा पाखंड राजा जी? वही इस तस्वीर का। ये साली तस्वीर से कब हमारी जान छूटेगी। राजा, हद से मत गुजर। मैं तस्वीर का सुनते ही हत्ते से उखड़ गया। ये मेरा मसला है, तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा तो राजा की आंखें बाहर निकल आईं। इज्जत से बात किया कर, वरना आंखें निकलवा दूंगा तेरी। राजा भी खूब जानता था कि मैं इसकी सल्तनत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। दोनों मुल्क ताकतवर थे, इसलिए आपस में उलझते तो थे, मगर जंग की इब्तदा करने की हिम्मत किसी में ना थी। इसलिए मजबूरन एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे। राजा बेहद जाहिल और अजड़ तो था ही, तरह ये कि गालियां भी फराटे से दिया करता था। बाहर की दुनिया के बारे में इसकी राय नहायत ही फाश थी। वो अक्सर गालम गलोच को अपनी खानदानी वरासत कहा करता था। अच्छा ठीक है, तेरा मसला तू जाने, पर मुझे ये बता कि मेरा कसूर क्या है। मेरा धंधा साल से चौपट पड़ा है, इसका ध्यान कौन करेगा। हर वक्त तू इस तस्वीर की गोदी चढ़ा रहता है। मेरे लिए तेरे पास वक्त ही नहीं। जहां पना के मुंह से गजब के मारे झाग निकलने लगी। वो लड़कियां कहां भगा दी तूने। मेरा तो हरम ही खाली कर दिया साले। तूने झाड़ू फेर दिया। राजा अब चीखने चिल्लाने लगा। जहन रसा ने राजा के कान में सरगोशी की। सरकार, ये इस तस्वीर के सामने देवता बनने की कोशिश में है। ऐसा लगता है ये हवस से बेगाना हुआ जाता है। राजा ये सुनकर कांप उठा। तू क्या अब इनकलाब लाएगा? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वाह जी वाह। जब तक हम हैं ऐसा कभी ना होने देंगे। याद रख, ये पैसा, स्टेटस, ये नौकरी सब हमारा दिया है। गद्दारी का भूल कर भी मत सोचना, वरना फकीर हो जाएगा और मुझे भी मरवा देगा। राजा बहुत दुखी दिखाई देता था। पहले कभी कभी मस्त मौसम में 2-4 घूंट पी लेते थे। नारियों की चहकती आवाजों से दीवान गूंजा करते थे।
रात भर भर कर मस्ती छलकाया करती थी। बस बस बहुत हो गया, अब हमसे रहा नहीं जाता। फिर तू तकार शुरू हो गई। राजा, ये बाहर का मसला है, बाहर मेरा राज है, मेरे राजपाट में दखल ना दे। मैंने दो टोक जवाब दिया। राजा मक्कारी से मुस्कुराया। हाय मेरे चांद, अगर बाहर तेरा राज है तो तेरे अंदर हमारा सिंहासन लगा है। तू ये क्यों भूल जाता है? तूने जो अब तक कहा मैंने किया, अब मेरी बारी है। जो मुझे ठीक लगता है मैं करूंगा। मैं भी डट गया। राजा ने तख्त पर चढ़कर मुझे गालियां बकनी शुरू कर दी। तेरी, तू होता कौन है अपना फैसला खुद ही करने वाला? हम यहां बैठकर क्या घास खाएंगे? अगर तूने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? अरे जरा इसके यार को तो बुलाओ। वो क्या नाम है इस माँ? बुलाओ इस पंडित को, वही इसके कान में उल्टी सीधी बातें करता है। साला किताब का कीड़ा। मैं तो पहले से ही यहां हूं। पंडित की घिघी बंद गई। क्यों बे ना हंजार, ये तुम दोनों ने क्या चक्कर चला रखा है? पंडित जी, कोई होश भी है या दिमाग बिल्कुल ही फारग हो गया है पढ़ पढ़ कर? राजा इसके सर हो गया। पंडित था तो मेरा तरफदार, मगर वो राजा से भी डरता था और कुछ कुछ राजा का चोरी छुपे साथ भी दिया करता था। इसका मानना था राजा से बनाकर रखने में ही आफियत है। इस बार भी इसने ऐसा ही किया। राजा, मैंने तो बहुत कोशिश की, बड़े दाव खेले। मैं तो खुद यही चाहता था कि चलो पहले जैसा वक्त ना सही, अगर ये तस्वीर वाली लड़की हाथ आ जाए तो कम से कम राजा जी इश्क ला हासिल का नाटक तो देख सकेंगे। पंडित की बात सुनकर राजा के चेहरे पर नरमी आ गई। पंडित, तुझे मेरा एहसास है मगर इसको नहीं। राजा जी, इस बालक का कसूर नहीं, नारी बहुत तेज है, जेर नहीं हुई क्या करें। अब पंडित ने मेरी तरफदारी की। हाँ वो तो मैं भी जानता हूं। राजा के चेहरे पर फिक्रमंदी के साए लहराने लगे। चलो, जो किस्मत में था वो तो हो चुका। अब आगे क्या करना है मिल बैठकर मशवरा कर लो। खुदा के लिए कुछ करो, मेरा बुरा हाल है। राजा की सुई फिर वहीं अटक गई। मेरी मानो, बस चुपचाप नाहिद से मोहब्बत किए जाओ। मैं इसके बगैर धड़क ना पाऊंगा। ये मोहब्बत तुम्हारा दामन फूलों से भर देगी। ला हासिल इश्क कर लो, फना हो जाओ। शिकस्त खुर्दा दिल ने राजा को नरम पड़ते देखकर हिम्मत दिलाई। लो, इसकी सुन लो। एक तो ये सूफी हमारी जान को चिमट गया है। राजा ने तमस्खर से कहका लगाया। चुप करके बैठ रह। तू इस काबिल होता तो मेरी क्या मजाल थी कि तेरा तख्त ताराज कर सकूं। मजबूरी है। अगर तेरे बगैर हमारा जीना मुमकिन होता तो कब का तुझे पत्थर कर देते। राजा ने दांत पीसे। दिल ने अपना सर झुका लिया और फिर एक लफ्ज ना बोला, चुपचाप धड़कने लगा। राजा, मैं और पंडित तीनों खामोश थे। हर कोई सोच में डूबा था। राजा ने अपनी झाड़ झनकार दाढ़ी में हाथ फेरा और बोला, मसला टेढ़ा है, इसका हल भी टेढ़ा ही होगा। मुझे पता था कि राजा के टेढ़े दिमाग से सीधी बात निकलना नामुमकिन है, लेकिन खामोश था। तू ऐसा करके इस तस्वीर को उठाकर दूर फेंका। इसके बाद फरीहा को बुलाएंगे। वाह क्या नारी थी। अरे हमको तो वो रात ही नहीं भूलती। लड़की क्या थी, पटाखा थी। क्यों पंडित, तू भी तो इस रात इसे झूम झूम कर गजलें सुनाता था। वो खबासत से हंसा। पंडित ने खिसिया कर मदद के लिए मेरी तरफ देखा। मैं दिल का फैसला सुन चुका था। मुझे पता था पंडित और मन का सूफी मेरे साथ थे। फिर भी हम तीनों को राजा की कोई ना कोई बात मानना ही थी। अब बहस होने लगी। दिल में शह पाकर ऊंचे सुरों में बोलने लगा। राजा को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी थी। इसके नजदीक इसका हक मारा जा रहा था। ठीक, तुम तीनों की यही मर्जी है तो ठीक है, करो अपनी मर्जी। राजा ने बैक वक्त हम तीनों को एक ही गाली से नवाजा। मगर मेरी एक शर्त है, वरना फिर जंग होगी। राजा ने फैसला कुन अंदाज में कहा। अब मैं घबरा गया। पहले ही जिंदगी इस कदर तल्ख थी, अब मैं ये नया बखेड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम अपनी शर्त बोलो, मैंने खौफजदा होकर पूछा। राजा ने
मुझे आंखों ही आंखों में तोल कर हंकारा भरा। ठीक है, तुम्हें नाहिद से मोहब्बत हो गई है, जरूर करो। मेरी अय्याशी बंद हो गई है, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगा। आखिर राजा रियाया के लिए कुर्बानी दिया ही करते हैं। मगर मुझे क्या मिलेगा इस सारे झंझट में तुम्हारा साथ देने के बाद? वो मुकरू हंसी हंसा। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने इसे घूरा। हाय बालक, तू तो खूब जानता है मुझे क्या चाहिए। राजा ने मुझे आंख मारी। नहीं, मुझे नहीं पता कि तू क्या चाहता है। मैं अनजान बन गया। अच्छा चल मैं बता देता हूं, मेरी कौन सी पगड़ी ढीली हो जाएगी। अरे ये राजा की पगड़ी है, कोई पंडित की धोती थोड़ी है। वो हंसते हंसते दूरा हो गया। मुझे तो रोज लगता था कि अब पंडित की धोती उतरे कि अब उतरे, पर साला भाग जाता था। क्यों बे पंडित? पंडित रोनी सूरत बनाकर बैठ गया। फिर पंडित गर्म हो गया। राजा, तू बड़ा बेशर्म आदमी है, खुदा का खौफ किया कर। क्या मुंह दिखाएगा अल्लाह को मरने के बाद? लो, मुंह तो ये दिखाएगा। इसने मेरी तरफ इशारा किया। हम तो अंदर हैं, हम क्या जाने ये बाहर क्या करता फिरता है। काश पंडित मैं तेरी धोती। राजा पंडित को रुलाने पर तुला बैठा था। मैंने मुदाखलत की। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? राजा उठकर बड़े गरूर से मेरे पास आ पहुंचा। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। मेरी शर्त यह है कि मुझे नाहिद का जिस्म चाहिए। तू जानता है मैं सारी उम्र तेरे साथ यूं ही मारा मारा नहीं फिर सकता। अगर तू इससे इश्क करता है तो कर, मैं बीच में नहीं आऊंगा। मेरी तरफ से तुझे तंगी नहीं होगी, मगर इसको तस्वीर से बाहर निकाल। राजा ने धमाका किया। मैं कैसे निकालूं इसे बाहर? मैं गड़बड़ाया। पंडित के भी तोते उड़ गए। ये तेरा दर्द सर है। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा तो मामला तय हो सकता है, वरना जंग करो। राजा कुछ तो तरस खा। मुझे इससे प्यार हो गया है। मैं सब लड़कियों को भूल चुका हूं। वो मुझे इस रूप में देखेगी तो इसे बेहद दुख होगा। मैंने दुहाई दी। राजा फौरन बोला, मैंने कब कहा है कि इसे दुख दो? करो बातें सारी रात इस दुखिया से, उजाड़ो अपनी और साथ मेरी भी जिंदगी। ये साला पंडित खुद तो मरेगा, साथ हमें भी मरवाएगा। राजा ने फिर पंडित की टांग घसीट ली। राजा देख, मुझे बीच में मत घसीट। पंडित जल भुन गया। देख, तू इससे मोहब्बत करता है ना, करता रह। बस एक काम और कर, इसे बाहर निकाल और सारी जिंदगी अपने साथ रख। तेरी और मेरी, हम दोनों की इसमें भलाई है। समझ जा मूर्ख, वरना पछताएगा। राजा ने मेरे कान में सरगोशी की और मूर्ख समझ गया। राजा खुश हो गया। ठीक है, तो फिर अब इसे बाहर निकालने का सोचो। मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। राजा दरबार से उठकर चला गया। अब मैं और पंडित अकेले रह गए। आमिर, अब क्या करोगे? पंडित बहुत परेशान था। वैसे कहता तो राजा भी ठीक ही है। तुम सारी उम्र इस तस्वीर के सहारे नहीं गुजार सकते। अब अगर पीछे नहीं हट सकते तो रुकने का क्या फायदा? आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर यहीं पड़ाव डाले रहे तो सब मारे जाएंगे। राजा ने ठीक कहा है। पंडित जी, मुझे पता है राजा ने ठीक कहा है, मगर मैं इसे बाहर कैसे निकाल सकता हूं? इसकी दुश्मन इंसान नहीं, जिनजादी है। और मैं कोई आमल या जादूगर तो नहीं कि शहर का तोड़ कर सकूं। मैंने बेचारगी से सर झुका लिया। पंडित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सुनो, इस काम से पहले भी तुम्हें कुछ करना है। तुम्हें नाहिद को बताना है कि तुम इसको चाहने लगे हो। पहले इसका दिल तो जीत लो, फिर सोचेंगे कि पूरी नाहिद को कैसे जीतना है। मैं चौंक गया। ये तो मैंने सोचा ही ना था। ठीक है पंडित जी, मैं कल नाहिद से बात करूंगा। पंडित ने सर हिलाया और उठकर चल दिया। फिर हयोले तारीखी में गुम होने लगे और मैं हवास की दुनिया में लौट आया। बिस्तर पर लेटा सोचता रहा। फैसला तो हो चुका था। अब मुझे नाहिद से बात करनी थी, मगर मैं अपनी नाकामी से खौफजदा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि नाहिद को हासिल करने का इरादा मुझे बहुत महंगा पड़ सकता है।